हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं साइंस के लिए NCERT प्लस RPSC प्लस आपकी मथुरिया की जो गाइड है उनसे लेके नोट्स तैयार करूँगा। दोस्तों, नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में भी हमारा नया टॉपिक है कार्बन तथा उसके यौगिक। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? कार्बन तथा उसके यौगिक। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। बर्जिलियस। दोस्तों, बर्जिलियस ने क्या कहा था कि इस संसार में जो भी यौगिक है ना वो कार्बनिक यौगिक है और उन्हें कृत्रिम विधियों से नहीं बना सकते। मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही होता है, कृत्रिम विधियों से नहीं। इसीलिए इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था दोस्तों, जैव शक्ति सिद्धांत। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो बर्जिलियस ने। दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? बर्जिलियस ने। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जीवधारियों के स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें कृत्रिम विधियों से नहीं बनाया जा सकता। आगे है आपके वोहलर साहब, जिन्होंने बोला कि बर्जिलियस तो गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलत। किसने बोला? वोहलर ने। इन्होंने कहा कि मैं जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करता हूँ। और प्रयोगशाला में इन्होंने क्या बनाया? यूरिया बनाया दोस्तों। और यूरिया बनाया कैसे? एक तरफ तो इन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया, यानी कि NH4 का होल ट्वाइज SO4, और दूसरी तरफ इन्होंने लिया पोटेशियम साइनेट यानी KCNO, और इन दोनों को गर्म किया और एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था? यूरिया। क्या नाम था उसका? यूरिया। तो वोलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया? खंडन। किसका निर्माण करके? यूरिया का। दोस्तों, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया के निर्माण की समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों अपन समीकरण देखते हैं इसका। NH4 का होल ट्वाइज SO4 की अभिक्रिया जब KCNO के दो अणुओं के साथ करते हैं और साथ में क्या देते हैं उसको? ऊष्मा। तो दोस्तों, अमोनियम साइनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनियम साइनेट। और अलग होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे जो आपका अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ है उसे आप गर्म करोगे तो आपको यूरिया प्राप्त हो जाएगा। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। दोबारा बता रहा हूँ, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। और किसका सूत्र है ये? यूरिया का। तो वोलर ने किसका खंडन किया दोस्तों? जैव शक्ति सिद्धांत, जो किसने दिया था? बर्जिलियस ने। वर्तमान में हम अनाज, टेबल, कुर्सी और पेट्रोल, चाहे रसोई गैस हो, चाहे कागज हो, प्लास्टिक हो या कपड़ा हो, साबुन हो या तेल हो, या फिर अपमार्जक हो, जिनका भी हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, इन सभी में क्या उपस्थित होता है? कार्बन। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कार्बन सभी चीज़ों में पाया जाता है, लगभग सभी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है दोस्तों, अगर मैटर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है, वो भी तीन चीज़ों से। और आप भी जानते हो NCERT से नोट्स बनाना भाई बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि उसमें 3 पेज पढ़ते हैं तब जाके कोई आधा पेज काम का आता है। इसलिए दोस्तों,
आप हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं दोस्तों कार्बन। अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई कार्बनिक यौगिक कैसे बढ़ते हैं, कृत्रिम विधियों से भी बनते हैं। अब हम कार्बन का अध्ययन करेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। इसका आकार होता है छोटा, और छोटे आकार के कारण इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे सिग्मा बंध बनाता है ये, साथ साथ में कौन सा बंध बनाता है? पाई बंध। जो पाई बंध होता है वो कैसा बंध होता है दोस्तों? द्विबंध होता है। साथ में ये त्रिबंध भी बनाता है। क्या बनाता है? त्रिबंध। तो पूछा जा सकता है कि कार्बन परमाणुओं के द्वारा सिग्मा, पाई तथा द्विबंध बनाने का कारण क्या है? इसका छोटा आकार। क्या है इसका छोटा आकार? दोस्तों कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और प्रतीक कैसे दर्शाते हैं? सी से। किससे दर्शाते हैं? सी से। दोस्तों कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। वैसे p में 6 तक भरे जा सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो 1s2 में आ जाएंगे, दो तो 2s2 में आ जाएंगे, दो 2p2 में आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 6। दोस्तों कार्बन चतुसंयोजकता होता है, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। आपको पता चल गया होगा। जैसे p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, आए कितने? 2। कितने बच गए? 4। तो ये 4 इसकी क्या हो गई? संयोजकता हो गई। यह अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अणु बनाता है, और वो अणु किस प्रकार से बनाता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा, यानी कि एकल बंध के द्वारा 4 परमाणुओं से जुड़ता है। जैसे आपने मेथेन का सूत्र तो जानते ही होंगे आप, क्या है? CH4। तो ये तो आपका कार्बन हो गया, ठीक है। इसके 4 और ये क्या हो गए? हाइड्रोजन। कितनी संयोजकता हो गई? 4। सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार आपने CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी देखा होगा। इसमें कार्बन तो मध्य में, फिर इधर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़े हुए हैं दोस्तों? क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। तो अपनी चतुसंयोजकता को पूरा करने के लिए या तो ये 4 एकल बंध बना सकता है। क्या बना सकता है? 4 एकल बंध, या फिर 2 एकल संयोजी, एक द्विसंयोजी परमाणु से क्या बना सकता है? बंध बना सकता है। मतलब 2 से तो सिंगल बॉन्ड और 1 से डबल बॉन्ड। उदाहरण है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में सूत्र क्या होता है इसका? HCHO। इसमें दोनों हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाता है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है भाई ऐसा ही करे। यह एक तो एकल बॉन्ड बना ले और एक त्रिसंयोजी बॉन्ड बना ले। सर इसका उदाहरण है ना भाई HCN। जैसे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ये होता है क्या है? HCN हाइड्रोजन साइनाइड। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। 2 द्विपरमाणुक संयोजी से हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन होते हैं 2, दोनों की संयोजकता 2-2 होती है, तो दोनों से डबल बॉन्ड के द्वारा भी यह जुड़ सकता है। तो ये क्या थी कार्बन की विशेषता है, जिससे ये क्या बना सकता है? बंध बना सकता है अपनी संयोजकता से। आगे है कार्बन की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 3rd ग्रेड के लिए। कार्बन की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय, जिसमें 4 संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है। कार्बन चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। चौथी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। कार्बन कहाँ पाया जाता है? इसमें केंद्र में। और बंध कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अभी अपन ने एक चतुष्फलक पढ़ा है कि कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलक। ये चतुष्फलक होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक हो। कितने? 4। उसमें से एक
को आधार मानते हुए 3 कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। इस प्रकार बनी आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों? चतुष्फलक। आपने जब 11th-12th की थी तो आपने बहुत सारी चतुष्फलक आकृति बनाई होगी, आपको पता है, शायद याद होगा, क्योंकि चतुष्फलक आकृति आपने बहुत ज़्यादा बार पढ़ी है। इसमें क्या होते हैं? 4 त्रिभुजाकार होते हैं, एक को तो आधार माना जाता है, बाकी 3। ठीक है, तो चतुष्फलक क्या होता है समझ में आ गया। आगे है बंधकोण। बंधकोण के बारे में वैसे तो अपन ने देख लिया, लेकिन पॉइंट है तो पढ़ना पड़ेगा। 2 निकटवर्ती बंधकोणों को बंधकोण कहते हैं। जैसे आपका मेथेन है, मेथेन में बंधकोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति में। कैसी होती है? चतुष्फलकीय, जिसे आप देख सकते हो। जैसे इनको मैं अगर ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गए ना 4, और इनको एक त्रिभुज और मिला दूं तो ये चतुष्फल की आकृति हो गई। और इसमें एक कोण कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। 5वीं विशेषता है कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है जिससे वह शाखित रूप में भी रह सकता है, अशाखित रूप में भी रह सकता है और चक्रीय यौगिकों के निर्माण में भी कर सकता है। और इसी गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। मतलब कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का, जिससे वह एक लंबी शाखा के रूप में भी रह सकता है, अशाखित श्रृंखला के रूप में भी रह सकता है और चक्रीय यौगिक के रूप में भी रह सकता है। जैसे आपके अशाखित श्रृंखला का उदाहरण है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन होंगे, 1, 2, 3 और 4, और ये एक शाखा के रूप में है या अशाखा के रूप में, मतलब इससे कोई शाखा नहीं निकल रही, तो ये कैसी श्रृंखला हो गई? अशाखित श्रृंखला। दूसरा है शाखित श्रृंखला का उदाहरण आइसो ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? आइसो ब्यूटेन। आप ध्यान रखना, आपका जो ये समूह होता है ये क्या कहलाता है? आपका आइसो। तो कितने कार्बन है इसमें? 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गया क्या? आइसोब्यूटेन। यहाँ पे देखो, जो आपका ये मेथेन है, ये वाला CH वाला, इससे 2 शाखाएं निकल गई ना, इसलिए इसे कौन सी शाखा बोलते हैं? शाखित श्रृंखला। आगे है एलिफेटिक, यानी चक्रीय रूप में कैसे बनाता है? तो दोस्तों साइक्लोब्यूटेन देखते हैं। साइक्लो का अर्थ होता है साइकिल में, और ब्यूटेन यानी 4। तो ये आपके 4 कार्बन आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं साइकिल के रूप में। तो कार्बन के श्रृंखलन के गुण के कारण ये एलिफेटिक, चक्रीय यौगिक, शाखित और अशाखित श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो सकता है। यह क्या अतिशाखा भी बना सकता है? क्या इससे ज़्यादा शाखा भी बना सकता है? कि जी हाँ, ये अतिशाखित भी हो सकता है। इसका उदाहरण है आपका आइसोऑक्टेन। दोस्तों ये समूह तो आपका कौन सा हो गया? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 तो ये रहे और 3 ये रहे। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। ये समूह है आइसो, तो आइसो ऑक्टेन। आगे है चक्रीय यौगिक भी बना सकता है क्या? हाँ जी, चक्रीय भी बना सकता है। और चक्रीय यौगिक में है आपका बेंजीन। कौन सी जीन? बेंजीन। तो एरोमेटिक चक्रीय यौगिक भी कार्बन बना सकता है। बेंजीन को आप ऐसे भी पढ़ते आए होंगे। कैसे? ऐसे। ये देखो आपकी बेंजीन हो गई। वैसे तो बेंजी पढ़ते हैं इसको। ये आपकी बेंजीन है। वैसे देखो यहाँ पे भी वही है, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, वही चीज़ है। आगे है कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों मैटर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मैटर को बनाने में। और उसके बाद उसकी PDF करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो। दोस्तों मेहनत तो लगती है, मेहनत का फल मिलना चाहिए। वीडियो को जो कोई भी देखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। आगे है आपका 7वीं विशेषता। दोस्तों कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है? समान होती है। इसी कारण
हाइड्रोजन परमाणु के साथ यह सहसंयोजक बंध बनाता है और एक यौगिक बनाता है जिसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? लगभग समान। इस प्रक्रिया में कार्बन अष्टक तथा हाइड्रोजन का निकटतम हीलियम विन्यास उत्कृष्ट जैसा ही द्विक विन्यास प्राप्त होता है। मतलब कार्बन तो अपना अष्टक प्राप्त करेगा, मतलब कार्बन में जो 2p6 थे ना, है ना, तो इसमें क्या है 2p2 तो आ गए, लेकिन इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए? वही एक ही चाहिए, क्योंकि 1H1 होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है? 1H1। तो अक्रिय विन्यास 2 प्राप्त करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही चाहिए। तो ये एकल से संयोग करेगा। इसको आप बिंदु संरचना से भी देख सकते हो। जैसे आपका मेथेन है, क्या है? मेथेन। अपन ने ये संरचना इसकी पढ़ी थी। ये बनी कैसे? देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का था। ऐसे ही चारों हाइड्रोजन ने क्या किया? एक एक ले लिया, ठीक है। तो चारों हाइड्रोजन की पूरी हो गई। कार्बन के पास कितने थे? 4। चारों हाइड्रोजन के इसने एक एक और ले लिए, तो इसके भी कितने हो गए? 8। इस प्रकार से इसने क्या प्राप्त कर लिया? अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। आगे देखो आपने, ऐसे ही है आपकी एथीन। एथीन में देखो, हाइड्रोजन ने अपना एक एक ले लिया और एक एक कार्बन का, दोनों ने कितने ले लिए? भाई इसके तो हो गए 2-2। अब कार्बन के पास में कितने हैं? 2-2 तो हैं, 2-2 तो है ना। 2 इस कार्बन के ले लेगा, ये एक एक हाइड्रोजन के ले लेगा। तो 2 और 4 6, 2 इसके खुद के थे। टोटल कितने हो गए भाई? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। 8 ही प्राप्त करना था इसको। अब एथाइन में भी देख सकते हो आप, एथाइन में देख सकते हो हाइड्रोजन ने तो एक एक दे दिया और एक एक ले लिया, तो इसके 2 हो गए। कार्बन के पास कितने थे? एक के पास 3 थे, तो 3 तो पड़ोसी के ले लिया, एक हाइड्रोजन के ले लिया। इसी प्रकार ये कार्बन था, इसने भी क्या कर लिया? ले लिया। तो दोस्तों, एथीन हो चाहे एथाइन हो चाहे एथेन हो, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? लगभग समान होती है। आगे है अपना कार्बन के अपर रूप। शानदार टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर उठेगा, ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। कार्बन के अपर रूप किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? अपर रूप। और यह गुण क्या कहलाता है? अपर रूपता। यह गुण क्या कहलाता है? अपर रूपता, जिसमें हम इनका वर्गीकरण करेंगे। जैसे ये कार्बन है, इसके 2 अपर रूप है, एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। जो आपके क्रिस्टलीय अपर रूप है उसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन आ जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय अपर रूप है जैसे कोल, कोक, चारकोल, काजल और गैस कार्बन। आप क्रिस्टलीय याद रख लेना, जो बच जाए वो क्या हो जाएंगे? आपके अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय कौन कौन से हैं आपके? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे क्रिस्टलीय अपरूप। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, और बंध कोण का मान भी क्या होता है? निश्चित। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिस्टलीय अपरूप। साधारण भाषा में बोले तो वह अपरूप जिसमें निश्चित व्यवस्था, निश्चित आकृति और निश्चित बंध कोण हो, क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय अपरूप। भाई इसका उदाहरण है, उदाहरण अपन ने पढ़ा था ना रे, कौन सा था? हीरा। अभी हीरे के पूरे का ही अध्ययन कर लेते हैं। हीरा की आकृति होती है त्रिआयामी चतुष्क फलकीय। दोस्तों सबसे शुद्ध अगर आपको कोई अपर रूप पूछे तो आप क्या करके आओगे? हीरा करके आओगे। मतलब कार्बन का अति शुद्ध रूप क्या है? हीरा। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध जो दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन, वैसे तो 1.54 एंगस्ट्रॉन बोलना चाहिए, लेकिन अपन 1.54 बोल देते हैं, 1.54 से तो बढ़िया लगेगा। तो 1.54 एंगस्ट्रॉन या 154 पैरामीटर, मतलब पीएम होता है,
ठीक है। विद्युत के ये क्या होते हैं, कुचालक। क्यों रहे भाई, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की है, और ये कार्बन का अतिशुद्ध अपरूप है। आगे है, सहसंयोजक बंध प्रबल होता है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। और कहा भी गया है, हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। क्यों, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध क्या होता है, प्रबल। इसका गलनांक होता है 38 5 43, यानी कि 38 में जोड़ो 5 कितने आ जाते हैं, 43। तो 3843 केल्विन में, मतलब 3843 केल्विन। आप तो ये ध्यान रखना, 3843 केल्विन, 3843 केल्विन। इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बन की परतों पर चट्टानों का दाब बढ़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि पारदर्शिता का गुण किस में पाया जाता है, तो हीरे में पाया जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप पर उपचारित करने पर हीरा संश्लेषित होता है। मतलब हीरे को अगर आपको कार्बन से प्राप्त करना है तो तापमान भी उच्च रखना पड़ेगा और दाब भी उच्च रखना पड़ेगा। हीरे के उपयोग क्या क्या हैं देख लेते हैं अपन। हीरे का उपयोग है दोस्तों, कांच को काटने में, चट्टानों तथा पत्थर काटने की मशीन में, सबसे इम्पोर्टेंट है फोनोग्राम की सुई बनाने में। तो फोनोग्राम की सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का। कांच को काटने के कटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का। रत्न आभूषण के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का। अरे सुनार की दुकान पे जाते नहीं हो क्या, हीराड़ी अंगूठी दिखा जी, वही हीरा। दोस्तों ये आपके संरचना है किसके, हीरे की, जो चतुष्फल के आकार में रहती है। और इनके मध्य जो दूरी होती है वह 154 pm या 1.54, क्या बताया था मैंने, पता है ना आपको, वही, ठीक है ना। सोच समझ के देख लेना अब क्या बताया था, ऊपर जाके देख लेना आराम से, मुझे पता है आपको याद है, ठीक है। एंगस्ट्रॉन ही तो बताया था रे यार। आगे है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो शब्द है दोस्तों वो ग्रेफो से बना है। किससे बना है, ग्रेफो से, जिसका अर्थ क्या होता है, लिखना। यानी हमारी लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का। भाई ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ एक षटकोणीय वलय रूपी संरचना में पाया जाता है, जिसमें एक द्विबंध उपस्थित होता है। कितना, एक द्विबंध उपस्थित होता है, जिससे कार्बन की सारी संयोजकता पूरी हो जाती है। इसकी संरचना होती है परतीय, मतलब षटकोणीय वलय के रूप में परतीय संरचना बनाता है। ये कैसी संरचना बनाता है, परतीय। और इसमें एक क्या होता है, द्विबंध उपस्थित होता है। इनकी परतों के मध्य जो बंध होता है दोस्तों वो थोड़ा दुर्बल होता है। क्यों, क्योंकि उनके मध्य क्या होती है, दूरी अधिक होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, स्नेक में। किसमें, स्नेहक में। पूछा जा सकता है कि कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क स्नेहक रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि इनके जो मध्य बंध होता है वो दुर्बल बंध होता है और दूरी अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है दोस्तों, शुष्क स्नेहक में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इसी चैनल पे राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट करवा दी है दोस्तों। बहुत शानदार मैटर है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जरूर देखना। उस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना यार, इतनी बार बोल दिया है मैंने, अब तो कर लेना, सही है ना। आगे इसकी चौथी विशेषता है ये विद्युत का सुचालक होता है। कई बार एग्जामों में आया हुआ है, क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा परतों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अभी अपन इसकी संरचना देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यह विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अरे क्यों, क्योंकि परतों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान। यह काले गुस्सर रंग या मुलायम होता है, मतलब इसका रंग कैसा होता है, काला या गुस्सर, और प्रकृति कैसी होती है, मुलायम। हीरा क्या था, कठोर था,
यह चिकना और फिसलनशील होता है। जैसे चिकना देख के कोई फिसल जाता है ना, वैसे ही चिकना होता है। यह चमकीला पदार्थ है। भाई ग्रेफाइट चमकता है ना, आपकी पेंसिल की नोक देखना, जैसे आप छीलते हो ना एकदम चमकने लग जाती है। ये आपकी देख लो भाई, किस किस रचनाएं है ग्रेफाइट की। इसमें जो ये ऊपर वाली दूरी है इन दोनों के मध्य, ये होती है आपकी 141.5 pm, 141.5 pm। और जो ये लंबवत दूरी होती है ये होती है 340 pm। कितनी होती है? 340 pm। ठीक है, आगे ग्रेफाइट के उपयोग देखते हैं। कुछ उपयोग तो अपन ने देख लिए कि इसमें किया जाता है पेंसिल में, शुष्क स्नेहक में। ये विद्युत का चालक होता है, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन बनाने में किया जाता है। क्या? इलेक्ट्रोड बनाने में। और पॉलिश करने में भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट का। किस पर? लोहे पर। तो लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है कि नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। हीरा और ग्रेफाइट अपन ने पढ़ लिया। इसमें एक तुलनात्मक अंतर दे रखा था आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे आपकी संरचना के आधार पर हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय पर्तीय। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपका हीरा होता है वो रंगहीन और पारदर्शी होता है, जबकि आपका जो ग्रेफाइट है वह चमकदार तथा अपारदर्शी काले रंग का होता है। कठोरता के आधार पर देखें तो हम आपका जो ग्रेफाइट है वो कम कठोर और चिकना होता है, तथा हीरा अत्यधिक कठोर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन ने नहीं पढ़ा था, घनत्व 3.51। घनत्व विशिष्ट घनत्व है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है, ध्यान रखना। तो हीरे का घनत्व अधिक और ग्रेफाइट का कम। हीरे का कितना? 3.51 और ग्रेफाइट का 2.25। विद्युत चालकता का अपन ने देख लिया। ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं? चालक। और हीरा क्या होता है? कुचालक। दोस्तों इंपॉर्टेंट एक लाइन है, नीचे नोट लगा के दी हुई है कि हीरे तथा ग्रेफाइट के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हीरा हो चाहे ग्रेफाइट हो, दोनों किससे बने हुए हैं? कार्बन से। ये क्या हो गया इसका रासायनिक गुणधर्म। लेकिन जैसे हीरा आपका क्या है? कुचालक और कठोर। ग्रेफाइट आपका क्या है? सुचालक और नरम। तो ये भौतिक गुण इनके क्या हो गए? भिन्न, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो गया? समान। आगे आपका एक और है फुलरीन। कौन सा लीन? फुलरीन, जिसकी संरचना होती है फुटबॉल के जैसे, जिसे बोलते हैं बक्की बॉल। अरे भाई किसने खोजा? बकमिंस्टर फुलर ने इसका नाम दिया। मतलब बकमिंस्टर फुलरीन ने इसको खोजा था, उसी के नाम पर इनका नाम दिया। जो सर्वश्रेष्ठ फुलरीन होती है उसमें 60 कार्बन होते हैं। कितने? 60। वैसे 60 और 70 कार्बन हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी सर्वाधिक स्थायी जो फुलरीन है उसमें कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 60। और 60 कार्बन वाली जो ये फुलरीन होती है इसे ही बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरीन। क्या कहा जाता है? बकमिंस्टर फुलरीन। तो पूछा जा सकता है बकमिंस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 60। कितनी? 60। इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये आपकी फुलरीन की संरचना है, कार्बन 60। इसमें फलक कितने होते हैं? 32 फलक होते हैं भाई। कितने? 32। और इसमें षटकोणीय कितने होते हैं? तो 20। 20 क्या होते हैं? षटकोणीय। पंचकोणीय कितने होते हैं? तो 12। पंचकोणीय फलक कितने होते हैं? 12। तो 32 क्या होते हैं? फलक। 20 क्या होते हैं? षटकोणीय फलक। और 12 क्या होता है? पंचकोणीय फलक। दोस्तों यह भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है। ये आपकी किसकी संरचना है? एक फुलरीन की संरचना है जिसमें लंबाई कितनी है? 1.40 एंगस्ट्रॉन। फुलरीन का उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग में
उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण यह तकनीकी रूप से कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण अपर रूप है। मतलब वैसे तो ये क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ज़्यादा ताप दे दे तो उस समय क्या होता है, ये अतिचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, अतिचालक। इसी कारण ये कार्बन का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अपर रूप है। क्या है, अपर रूप है। तो दोस्तों कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको मैटर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसमें ये नहीं जाए, क्योंकि मैटर आपको देखते ही पसंद आएगा। इतनी मेहनत इसमें की हुई है और जितना संभव प्रयास है समझाने की भी कोशिश की है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।